कोरोना के अभाव में मंत्रोच्चार वाणी की कसरत भर बनकर रह जाता है। वो आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता। करुणा द्वारा प्राण प्रदान करने के बाद ही मंत्र साधना बन पाता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरा संपन्न। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। रणनीतिक रक्षा साझेदारी, स्पेस, एनर्जी, एआई और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग पर हुए महत्वपूर्ण करार। पीएम मोदी ने नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल की भेंट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गांधी आश्रम में महादेव देसाई लाइब्रेरी के विस्तारित कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन और पुस्तक द चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया का करेंगे लोकार्पण। सदन की निष्पक्षता और पारदर्शिता लोकतंत्र की असली ताकत। उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोले लोकसभा अध्यक्ष। संसदीय लोकतंत्र को सफल, प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। पैंतालीस साल के नितिन नबीन बने बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध हुए निर्वाचित। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज बने प्रस्तावक। विभिन्न प्रदेश इकाइयों की ओर से भी अनुमोदन पत्र किए गए पेश। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर एक बार फिर लगी वैश्विक मोहर। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान। 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने की जताई उम्मीद। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की 1.5 घंटे के आधिकारिक दौरे को विदेश मंत्रालय ने काफी बड़ा करार दिया है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। दोनों नेताओं का यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने संयुक्त बयान भी जारी किया। हम आपको बता दें कि कल शाम भारत की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा पर भारत पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। इसके बाद वो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक साथ आए, जहां सीमित और फिर बड़े फॉर्मेट में बातचीत हुई, जिसमें प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने एक दूसरे से बात की। नेताओं की मौजूदगी में कई डॉक्यूमेंट्स का भी आदान प्रदान किया गया। इस यात्रा का महत्व यूएई के राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधि मंडल की बनावट से समझा जा सकता है। इसमें अबू धाबी और दुबई दोनों के शाही परिवारों के सदस्य और कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल थे। व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन को पार कर गया है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने लक्ष्य को बढ़ाने और 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन करने का फैसला किया है। यह भी तय किया गया है कि एमएसएमई उद्योगों के निर्यात को पश्चिम एशिया, अफ्रीकी और यूरो एशियाई क्षेत्रों में आसान बनाया जाएगा। भारतीय संस्था इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसका मकसद स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना है। इस पहल के तहत दोनों देश मिलकर नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स, सैटेलाइट बनाने की फैक्ट्रियां, संयुक्त अंतरिक्ष मिशन और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे। सबसे बड़ा निवेश समझौता गुजरात के धोलेरा को लेकर हुआ है, जिसके तहत यूएई गुजरात के धोलेरा में बन रहे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में भागीदार बनेगा। इस समझौते के बाद धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पायलट ट्रेनिंग स्कूल, विमानों की मरम्मत के लिए एमआरओ सेंटर, नया बंदरगाह और स्मार्ट टाउनशिप जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों पक्षों ने एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में साझेदारी पर विचार करने का फैसला किया, जिसमें बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, साथ ही एडवांस्ड रिएक्टर सिस्टम, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस और न्यूक्लियर सेफ्टी में सहयोग शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सहयोग के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और उनके परिवार का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को एक रॉयल नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट में किया। यह गुजरात का एक खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का झूला है, जो गुजरात के कई परिवारों के घरों का खास हिस्सा होता है। इसे हाथ से फूलों और पारंपरिक डिजाइन से बारीकी से तराशा गया है, जो कुशल कारीगरी को दिखाता है। Even for this short visit, this was a really high-powered delegation that accompanied the president. The talks between the leaders, as I said, were characterized by the warmth and special friendship between the two leaders that has become a characteristic of this relationship. There is a detailed joint statement that is being issued, which will be uploaded as soon as we finish here, as also a list of outcomes from this visit. Let me quickly take you through the key outcomes that will, in a sense, define our bilateral engagement with the UAE in the immediate near future. First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. A letter of intent was also signed between the Indian National Space Promotion and Authorization Center, INSPACE, and the UAE Space Agency for a joint initiative for space infrastructure development and its commercialization. Under this particular initiative, we will look to setting up new launch complexes, satellite fabrication facilities, joint missions, space academy, and training centers. A letter of intent was signed on the UAE's participation in the development of special investment region in Dholera in Gujarat. This is a mega partnership initiative that will look at the establishment of an international airport, a pilot training school, an MRO facility, a greenfield port, a smart urban township, as well as projects related to railway connectivity and energy infrastructure. दिल्ली स्थित गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे हरिजन सेवक संघ द्वारा निर्मित महादेव देसाई लाइब्रेरी के विस्तारित कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस विस्तारित कॉम्प्लेक्स में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी और रीडिंग रूम शामिल हैं। हरिजन सेवक संघ परिसर में स्थित ये लाइब्रेरी महात्मा गांधी के सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी महादेव देसाई की स्मृति में स्थापित की गई है। नए कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पाठकों को अध्ययन एवं शोध के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। उद्घाटन समारोह में हरिजन सेवक संघ के पदाधिकारी, गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोग, शिक्षाविद और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा शिक्षा, सामाजिक समरसता और गांधीवादी मूल्यों पर आधारित विचार भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शाम एक साहित्यिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एस.के. पचौरी द्वारा लिखित पुस्तक द चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया का लोकार्पण करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शाम 3 बजे एस.के. पचौरी द्वारा लिखित पुस्तक द चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
सम्मिलित होने वाले हैं। ये कार्यक्रम उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में आयोजित किया जाएगा। पुस्तक लोकार्पण समारोह में साहित्य, कला और बौद्धिक जगत से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहित्य के सामाजिक महत्व, लेखन की भूमिका और समकालीन समय में पुस्तकों की प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही लेखक द्वारा पुस्तक की रचना प्रक्रिया और उसके मूल भाव पर भी प्रकाश डाला जाएगा और इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा का विमोचन कर चुके हैं। आत्मकथा का शीर्षक गट्स है। यह किताब मेडिकल स्कूल के कठिन दिनों से लेकर ऑपरेशन थिएटर के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और भारत में न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी के अग्रदूत के रूप में उनके अनुभवों का विवरण देती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अलग अलग विचारों के बावजूद आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका कारण है कि भारत एक है, उसकी सोच एक है। We are always having a feeling that there is a north-south divide, there is a east-west divide, but most of us are forgetting, even within our own state, there are so many divisions. Within our own district, there are so many divisions. Even within our own village, there are so many divisions, different thoughts, different mindset. But in spite of that, we should not forget one thing. We are so powerful today in the world only because India is one and it is so strong. And I am sure that this type of autobiographies will bring the more unknown people more getting closer. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर पलानीवेलु के एक सर्जन के रूप में संघर्ष की चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में उनके नवाचारों को याद किया। He is not a mere autobiography of a person, but it gives a lot of enthusiasm for every youngster. How he should take the life, how he should study, how he should come up, how he should take the risk, and how he should make himself as an expert in that particular field. It is said genius is 90% perspiration and 10% is inspiration. I knew from the beginning that I am not a genius. This is his quote in his book, and hence decided to make it 100% perspiration. This is what he said about his life. And I find this book truly remarkable as it does not focus only on success, but also speaks openly about the struggles, setbacks, and the courage required to overcome them. लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को सफल, प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों पर होती है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश और इसके विभिन्न प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने अपने आचरण, व्यवहार और निष्पक्ष भूमिका के माध्यम से विश्व के सम्मुख ये सिद्ध किया है कि संवाद, विमर्श और मर्यादा पर आधारित संसदीय लोकतंत्र ही लोकतंत्र की सर्वोत्तम और सर्वाधिक सशक्त परंपरा है। 2015 में इसी विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी, संवाद हुई थी कि राज्य की विधानसभाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, उनको पेपरलेस विधानसभा बनाया जाए, विधानसभा की कार्रवाइयां लोकतांत्रिक संस्थाओं की
कार्रवाई जनता की पहुंच तक पहुंचे और लोगों का विश्वास भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर बढ़े। आज हम 2026 में जब यहां पर बैठे हैं, जब देश की सभी राज्य की विधानमंडल पेपरलेस हो चुके हैं, सभी विधानमंडलों की कार्रवाई की सीधा प्रसारण होता है और नए इनोवेशन के साथ विधानसभाओं की प्रभावी कार्रवाई जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी राज्य विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को डिजिटलीकरण भी कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन का अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आए, किंतु पीठासीन अधिकारी के रूप में उसका आचरण पूर्णतः न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए ताकि सदन की गरिमा और विश्वास अक्षुण्ण बना रहे। उन्होंने कहा कि विधायिका के माध्यम से ही जनता की आवाज शासन तक पहुंचती है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हमें मिलकर समाधान करनी पड़ेगी। हम किस तरीके से राज्य की विधानसभाओं को जनता की विशेषता प्रमाणिकता बनाएं, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विधानमंडल के अध्यक्षों की भी है और हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है कि हम सदन में उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कठिनाइयां सदन में रखें। और सदन की विशेषता होती है कि जो बातें सदन में रखी है, जो अंतिम व्यक्ति बैठा है जिसका एक मत भी निर्णायक होता है, उसी तरीके से उस एक व्यक्ति की आवाज जो विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधि रखता है, उसकी बात शासन तक पहुंचे और इस शासन के अंदर जो बात पहुंचे उसका परिणाम निकले। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। भारत आज अपनी विकास यात्रा के बड़े ही महत्वपूर्ण चरण में है। आज दुनिया की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल वातावरण जो है, आप सब जानते हैं, अत्यंत चुनौतीपूर्ण। बावजूद इन चैलेंजेस के आज दुनिया में भारत के सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 47 के विकसित राष्ट्र बनने के विजन को साकार करने के लिए हमें और अधिक सुधारों और अधिक सक्रिय और दूरदर्शी शासन की आवश्यकता होगी। इस दिशा में केंद्रीय सरकार की भूमिका के साथ साथ राज्यों के स्तर पर किए जाने वाले सुधार और शासन व्यवस्था भी महत्वपूर्ण। आज यानी 20 जनवरी को सत्र के दौरान एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन भी प्रस्तावित है। राजधानी लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों का प्रतिष्ठित सम्मेलन चौथी बार आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में शुरू हुए 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन और सचिवों के 62वें सम्मेलन पर दिए संदेश में कहा कि बहस और चर्चा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और अलग अलग विचारों के प्रति सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा कि अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी सदन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखते हुए विधायी नियमों, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रभावी कामकाज करते हैं। निष्पक्ष और व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखकर खुशी होती है कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे संसद द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के समापन के बाद हो रहा है।
It is heartening to learn about the organization of 86th All India Presiding Officers Conference, AIPOC, at Lucknow from 19th to 21st January 2026. What is particularly pleasing to note is that this national conference follows the conclusions of 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth hosted by our Parliament. Since its inception in Shimla in 1921, AIPOC has truly come a long way. Having addressed AIPOC sessions earlier, my mind immediately racks back to my participation at the Centenarian Conference, also held in Shimla in 2021. Debates and discussions are an important point of democracy, promoting transparency, fairness, and respect for differing viewpoints and criticism with dignity. In this context, speakers and presiding officers play a crucial role in ensuring the smooth, impartial, and orderly function of legislative bodies. By facilitating effective transactions of business while maintaining decorum and decency on the floor of the House and adhering to legislative rules and procedures. By presiding over debates, giving members an opportunity to speak, deciding points of order and overseeing voting, they act as neutral authorities about party politics, uphold the dignity of the House and safeguard the integrity of democratic process. The conference provides an effective platform to the presiding officers of our Parliament and legislatures of state and union territories from across the nation to share their perspectives and experiences in following legislative practices and upholding constitutional values. It also भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी की गई। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के सभी 37 सेट प्राप्त हुए हैं। जांच करने पर सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए और वैध पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा के संसदीय दल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने नितिन नवीन के नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर एक बार फिर वैश्विक मोहर लग गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 0.7% बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। एजेंसी ने सोमवार को जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। IMF का ये नया अनुमान अक्टूबर में जारी किए गए पिछले पूर्वानुमान से 0.7% अंक अधिक है। वैश्विक एजेंसी का ये कदम बताता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। IMF ने अपने विकास अनुमान को बढ़ाने के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन को मुख्य वजह बताया है। एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के परिणाम अनुमान से कहीं अधिक सकारात्मक रहे हैं और चौथी तिमाही में भी ये मजबूत गति जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों ने भी इस तेजी की पुष्टि की है। जुलाई सितंबर 2025 की तिमाही में भारत की विकास दर 8.2% दर्ज की गई थी, जबकि अप्रैल सितंबर की पहले छमाही में औसत ग्रोथ 8% रही। ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी बरकरार है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में विकास दर
6.5% रही थी। IMF ने न केवल चालू वर्ष के लिए बल्कि अगले वर्ष यानी 2026-27 के लिए भी भारत के विकास अनुमान में सुधार किया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर सहित 5 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपाल को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दे दिया है। ये निर्देश संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण में जारी किया गया है और राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन जिन्होंने ये निर्देश दिया है अगले आदेश तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एक आदेश के अनुसार लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, चाहे उन्हें उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में नामित किया गया हो, को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 एक केंद्रीय कानून है जिसका उद्देश्य दवाओं, उपचारों और इलाजों से संबंधित विज्ञापनों को विनियमित करना है जो कुछ बीमारियों और स्थितियों को ठीक करने का दावा करते हैं। ये अधिनियम भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो तथाकथित जादुई उपचार को बढ़ावा देते हैं या विशिष्ट बीमारियों की रोकथाम का इलाज करने का झूठा दावा पेश करते हैं। विशेष रूप से वो समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। लद्दाख में 6 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज लेह से आगाज होगा। इस प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 के करीब खिलाड़ी, एथलीट, कोच और तकनीकी अधिकारी आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, फिगर स्केटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता लेह के नवांग दोरजे स्टोबदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज दोपहर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ करेंगे। लेह में ये गेम्स 26 जनवरी तक चलेंगे। इन गेम्स में हरियाणा के दल में सबसे अधिक 62 खिलाड़ी हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के दल में 55, मेजबान लद्दाख के दल में 52 एथलीट शामिल हैं। बर्फ पर खेले जाने वाले 2 खेलों स्केटिंग और हॉकी में आइस हॉकी में 472 एथलीट हिस्सा लेंगे। इस वर्ष का नया आकर्षण ओलंपिक स्पर्धा फिगर स्केटिंग को भी शामिल करना है। पिछले वर्ष KIWG के लद्दाख चरण में मेजबान ने 13 में से 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। Ladakh, known for its landscapes, its beauty, its journeys, its summer destinations. But in winter, everything slows down under sub-zero temperatures. Life comes to a standstill until the Winter Games return. This winter, Ladakh comes alive again, hosting the 6th edition of the Khelo India Winter Games. Ice hockey, speed skating, figure skating. More than 600 athletes will participate from different states of India. The ice lights up, the crowd roars, the atmosphere transforms. Khelo India Winter Games 2026, 20th to 26th January. Leh, Ladakh. महाकाल उत्सव के चौथे दिन उज्जैन के लाइट म्यूजिक और बैंड परफॉर्मेंस ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इससे जुड़ी कुछ खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।
Shiva